हेलो क्लास, वेलकम है आप सभी का। तो आज हम अगेन 50 एमसीक्यू देखेंगे ऑफ रिलेटेड विद लिटरेरी टर्म्स एंड लिटरेरी डिवाइसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनसे जिस तरह से क्वेश्चंस हमारे बनते हैं सभी के सिलेबस में ये तो टॉपिक होता ही है। तो इसमें कुछ कहने की बात नहीं कि ये किन के लिए है, टीजीटी के लिए, मास्टर कैडर के लिए है, पीजीटी के लिए, ये सभी के लिए सिमिलर टॉपिक है लिटरेरी फॉर्म्स एंड डिवाइस। एंड जो मेरे इसी टॉपिक के प्रीवियस लेसन को आप लोगों ने इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। इसी को ही आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जो रियल में जो स्टूडेंट है ना, वो समझते हैं क्वेश्चंस कि हाँ ये है, भारीपन है इन क्वेश्चंस में, ये इम्पॉर्टेंट हैं, तभी वो इसको अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय नियोलॉजिज्म। और जब हमारे स्टूडेंट्स हम जो क्वेश्चंस वैसे सॉल्व करते हैं ना, टीचिंग मेथड वाले क्वेश्चंस आते हैं, उसमें भी आपको ये लेसन्स लिटरेरी टर्म्स और लिटरेरी डिवाइस वाले बहुत हेल्प करेंगे, और लिंग्विस्टिक टाइप में भी। तो व्हाट डू यू मीन बाय नियोलॉजिज्म? आंसर इज द कमिंग ऑफ न्यू वर्ड्स। कोई नया शब्द आ रहा है लिटरेचर में, दैट इज कॉल्ड नियोलॉजिज्म। 50 क्वेश्चंस रहेंगे, तो हम लोग देखते चलेंगे साथ में। टू राइट अ वर्ड करेक्टली द सिस्टम ऑफ स्पेलिंग इज नोन एज। तो स्पेलिंग की जो एक साइंस होता है ना, स्पेलिंग को जिसमें समझा जाता है वर्तनी का जो विज्ञान, लाइक दैट इज ऑर्थोग्राफी। ओके, कि कैसे स्पेलिंग को करेक्ट लिखना है, वो जो एक सिस्टम है दैट इज ऑर्थोग्राफी, स्पेलिंग से कनेक्टेड है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइंस और स्टडी ऑफ बीइंग अ ब्रांच ऑफ थॉट कंसर्न्ड विद द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस इज नोन एज। आंसर इज ऑन्टोलॉजी। अब ये क्या कह रहे हैं, साइंस और स्टडी ऑफ बीइंग अ ब्रांच ऑफ थॉट कंसर्न्ड विद द नेचर। नेचर वर्ड हमको यहाँ कैच करना है, ठीक है। थॉट जो है हमारे, क्या हम कोई ऐसा स्टडी या साइंस जिसमें कि थॉट्स का ब्रांच है, उसमें नेचर को थॉट भी किस चीज़ का कर रहे हैं, नेचर का, दैट इज कॉल्ड ऑन्टोलॉजी। A phrase applied to idea, thought and expression which are in harmony with the spirit of the age. So the answer is climatic opinion. Climatic opinion. इसमें क्या होता है कि एक ऐसा फ्रेजेस होता है जो कि जिसमें आइडियाज थॉट अप्लाइड किए जाते हैं। हारमनी वर्ड को हमें यहाँ कनेक्टेड रखना है, हारमनी के साथ जो ऐसे थॉट्स आइडियाज़ कर ले, स्पिरिट के स्पिरिट ऑफ द एज में एक्सप्रेस किए जाते हैं, दैट इज़ क्लाइमेटिक ओपिनियन, इसको हम कहते हैं। व्हाट डू यू मीन? नेक्स्ट इज एन इम्पोजिंग आउटडोर प्रोसेसिंग और स्पेक्टेक्युलर परफॉर्मेंस इज कॉल्ड एज। देखिए, आंसर इज पीजेंट। ओके, नंबर 2। तो इसमें होता क्या है, स्टूडेंट जैसे कि पहले तो क्वेश्चन है एन इम्पोजिंग आउटडोर प्रोसेशंस और स्पेक्टेक्युलर। स्पेक्टेक्युलर मीन्स होता है जो नज़ारा, स्पेक्ट करना, देखने लायक, परफॉर्मेंस, तो इसको कहते हैं पेजेंट। और पेजेंट की जो हिंदी वर्ड अगर हम समझें तो उसको कहते हैं तमाशा। तो एक तरह से जब कुछ ऐसा चल रहा है, लोग इसको इंटरेस्ट लो करते, स्पेक्टेक्युलर वे में कुछ परफॉर्मेंस चल रही है, दैट इज कॉल्ड पेजेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आर्ट ऑफ डेसिफरिंग एंशिएंट राइटिंग, इंस्क्रिप्शंस एंड मैन्युस्क्रिप्ट इज नोन एज। सो द आंसर इज 3, प्लेग्राफी। प्लेग्राफी, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये जैसे कि एंशिएंट राइटिंग और जो होती है, जो मैन्युस्क्रिप्ट पे, शिलालेखों पर जो लिखा जाता है, ठीक है, एंशिएंट राइटिंग, प्राचीन जो लेख है, इंस्क्रिप्ट है, उनको इंस्क्रिप्ट किया गया है, खोद के जैसे लिखते हैं ना, उस पत्थरों पे लिखा जाता है, मैन्युस्क्रिप्ट, दैट इज प्लेग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वर्ड सेंटेंस विच ऑथर क्या कह रहा है, री कर रहा है, री मतलब दोबारा ट्रैक्ट कर रहा है उसे। ट्रैक्ट्स मीन्स होता है लिख दिया गया है, कुछ निबंध होते हैं ट्रैक्ट्स, है ना, पत्र लिख दिए गए। तो क्यों, जो कि पहले किसी फॉर्मर पोयम में कहा जा चुका है, उसे वो ऑथर इस दूसरी पोयम में दोबारा कह रहा है, तो ऐसे वर्क को क्या कहते हैं? आंसर इज पैलिनोड। 2, पैलिनोड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द ओरिजिनल पैटर्न फ्रॉम विच कॉपीज आर मेड इज। देखिए, एक कॉपी लिख दी जाती है ना, ओरिजिनल कॉपी, फिर उससे अदर कॉपीज तैयार की जाती हैं, तो उस ओरिजिनल पैटर्न्स को भी कुछ कहते हैं। यही तो बात है, लिटरेचर है ये।
हमको इसको कम उसमें नहीं लेना है। दैट इज़ आर्केटाइप। आर्केटाइप ये वर्ड होता है, ये कहते हैं ओरिजिनल पैटर्न को, फिर उसकी कॉपीज बनती हैं डिफरेंट। अ शॉर्ट एलिगोरिकल टेल इंटेंडेड टू कन्वे अ मोरल इज नोन एज, आंसर इज एपोलॉग। वैसे तो जो कन्वे करता है मोरल, ऐसी स्टोरी को फेबल कहते हैं। फेबल, फेबल में ऐसा होता है, जैसे जंगल बुक का उदाहरण ले सकते हैं, एनिमल्स हैं बातचीत करते हुए दिख रहे हैं, दैट इज़ फेबल। और यहाँ पे भी वही पूछा गया, अगर फेबल इस ऑप्शन में होता, लेकिन एपोलॉग भी वही सेम मीनिंग होता है, फेबल से ही लिया जाता है। शॉर्ट एलिगोरिकल टेल, एलिगोरिकल में जिसमें कुछ उदाहरण से छिपे होते हैं, सबक हमको सिखाने के लिए। द descent from the sublime to the ridiculous in writing or speech is known as, तो इसमें क्या होता है, सबलाइम मीन्स होता है बहुत ही बेस्ट, कुछ ऐसा लिख दिया गया, यहाँ लिखने कुछ बेस्ट राइटिंग है और उसमें कुछ बेस्ट है, उस कंटेंट में कुछ प्ले है, ड्रामा, उसमें कुछ बेस्ट लिखा गया है, दैट बेस्ट चल रहा है, और उसमें होता है डिसेंट। डिसेंट मीन्स अचानक पतन होना। ओके, होते हैं ना बच्चों में असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, मैथ की वही डिसेंट, पतन, नीचे की ओर आ जाना। तो एक डिसेंट होता है फ्रॉम द सबलाइम, बहुत ही हाईएस्ट बेस्ट से डिसेंट हो जाना लो की तरफ, टू द रिडिकुलस, जो एक मजाक जिसका बन जाए राइटिंग या स्पीच में, बोलने में या लिखने में, उसको कहते क्या है, बैथोस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग पीपल यूजिंग अनकन्वेंशनल ड्रेस, मैनर्स एंड बिहेवियर एज अ वे ऑफ सोशल प्रोटेस्ट, तो इसको कहते हैं बेटनिक फन। और है क्या ये यंग पीपल, अब जैसे यूथ है, पॉलिटिक्स है या कोई भी मैटर होता है तो पहले यूथ ही, जनता जो है आगे आ जाती है। अब फिर उनको कोई सोशल मैटर है, कोई इश्यू है, उस पर प्रोटेस्ट करना है, तो वो क्या करेंगे, नॉर्मली हम देखते हैं कि काली पट्टी बांध ली, ओके, काला रुमाल, काले कपड़े, या कुछ ऐसा एक अलग यूज़ करते हैं, अनकन्वेंशनल ड्रेस, कुछ मैनर्स ऐसे कर लेंगे, कोई स्लोगन ले लेंगे, कुछ ऐसा तरीका अपना लेंगे, है ना, बिहेवियर ऐसा बना लेंगे जानबूझकर सोशल प्रोटेस्ट करने के लिए। ओके, दैट इज़ कॉल्ड बैटनिक। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। जैसे कि अन्ना हजारे के आंदोलन में कैंडल्स जला रहे थे, काफ़ी कुछ इसके रहते हैं हमारे सामने एग्जाम्पल। वन दैट इज़ ग्रामेटिकली और लॉजिकली कंप्लीट इज़ नोन एज क्लोज्ड कपलेट। ऐसा कपलेट, ऐसा जो लाइंस होती हैं, टू लाइंस का एक, जैसे हिंदी में दोहा कहते हैं जैसे, तो जो ग्रामेटिकली लॉजिकली फुल्ली कंप्लीट है, दैट इज़ क्लोज्ड कपलेट, उसको हम कहते हैं। अ प्ले विच हैज़ बीन रीड रादर देन परफॉर्म्ड, जैसे कि द ओथो द ग्रेट, ये एक एग्जाम्पल भी दे दिया, इज नोन एज क्लोज्ड ड्रामा। ऐसे प्ले, प्ले मीन्स होता है जो प्ले हो रहे हैं, स्टेज पर एक्ट हो रहे हैं, ओके, तो बट जो ऐसे जिनको रीड किया जाता है, ना कि परफॉर्म किया जाता है, उनको क्लोज्ड ड्रामा कहते हैं। ठीक है, उनको परफॉर्म नहीं किया जाता है, सिर्फ पढ़ा जाता है, ऐसे प्ले लिख दिए जाते हैं, दैट इज क्लोज्ड ड्रामा। A style of decoration derived from the Moors and Arabs is, so answer is arabesque, आंसर इज arabesque। क्या है ये, एक डेकोरेशन ड्राइव्ड स्टाइल है जो कि मोर्स एंड अरब से लिया गया। ये कुछ पीस ऑफ वर्क है, लिटरेरी वर्क है, जहाँ से कि स्टाइल ड्राइव कर लिया गया है डेकोरेशन का, दैट इज़ कॉल्ड arabesque। जैसे कि इसको अगर हम इमेजेस में सर्च किया था मैंने, तो इमेजेस कुछ निकल कर आए, जैसे कि वो मेहंदी के डिज़ाइंस होते हैं, कुछ ऐसा ठप्पे जो लगाते हैं, कुछ ऐसा डेकोरेशन करने के लिए। ओके, आई स्टेटमेंट दैट इज़ एक्सेप्टेड एज ट्रू विदाउट प्रूफ इज एक्सियम। जी हाँ, जो बिल्कुल सच बात है, कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, एक्सियम। जैसे कि स्वयं सिद्ध कथन, एक्सियम, हमने खुद से सिद्ध कर दिया, सच कह दिया, दैट इज कथन, या सभी ने उसको सच स्वीकृत कर दिया, सेल्फ वेरीफाइड, ऐसा स्टेटमेंट। ओके, एक्सेप्टेड एज ट्रू, आई स्टेटमेंट, एक ऐसा कथन, एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट है, स्वीकृत है, एज ट्रू, कि वो सच है बिना किसी प्रूफ के। ओके, दैट इज़ कॉल्ड एक्सियम। जैसे सेल्फ वेरीफाइड, सेल्फ अटेस्ट करते हैं ना जो हम लोग अपने ही डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्टेड करना, दैट सेल्फ वेरीफाइड, एक्सियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैंसीफुल इमेज और स्टार्टिंग कंपैरिजन इन लिटरेचर इज नोन एज, तो देखिए आंसर इज कंसीट। कंसीट
क्या है ये कुछ ये कंसीट मीन्स होता है, जैसे मेटाफर हम लोग फिगर ऑफ स्पीच करते हैं स्टूडेंट्स, मेटाफर में भी दो अनलाइक चीज़ों को कंपेयर करते हैं, सिमिली मेटाफर। तो ये मेटाफर का ही बड़ा रूप है कंसीट। ओके, इस फैंसीफुल इमेज, बड़े लेवल पे कंपैरिजन कर रहे हैं लिटरेचर पे। ओके, एक्सटेंडेड टाइप्स ऑफ मेटाफर इसको कहते हैं। एंड ये लार्ज सेक्शन इज कंपेयर ऑफ एंटायर पोएम, दैट इज कंसीट। फिगर ऑफ स्पीच है ये, एक तरह की टर्म्स है, लिटरेरी टर्म्स है। अ कैरेक्टर इन ड्रामा और फिक्शन टू होम अदर्स कन्फाइड देयर सीक्रेट्स इज नोन एज। देखिए, इसको सेकेंडरी कैरेक्टर भी कहते हैं। और ये क्या है, इसका आंसर है कॉन्फिडेंट। पहले तो आपको बता दूं, एक कॉन्फिडेंट एक वो कैरेक्टर होता है एक ड्रामा में, जैसे हम मूवीज़ में भी देखते हैं कि उसको जो मेन कैरेक्टर है अपने सीक्रेट बता दे। ठीक है, अपने एक ऐसा जिसको कि जिसको अदर्स अपने सीक्रेट इसके सामने कन्फाइड करते हो, उसको कॉन्फिडेंट, इस कैरेक्टर को कॉन्फिडेंट कहते हैं। और ये जो कॉन्फिडेंट है इसको सेकेंडरी कैरेक्टर भी कहते हैं। तो ये एक कैरेक्टर होता है। इन लिटरेचर द स्ट्रगल बिटवीन टू फोर्सेस और बिटवीन टू कैरेक्टर इज नोन एज। अगर लिटरेचर में स्ट्रगल है तो दैट इज कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट्स में हम समझते हैं झगड़ा, जिसको वैसे भी वर्ड यूज़ किया जाता है। तो जो टू फोर्सेस, टू कैरेक्टर के बीच स्ट्रगल है वो कन्फ्लिक्ट कहा जाता है लिटरेचर के हमारे डिक्शनरी में। द रिदम इन पोएट्री एंड प्रोज प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस इज कॉल्ड। तो इसको क्या कहते हैं, कैडेंस। कैडेंस ये वर्ड है, तो ये एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है फॉलिंग, फॉलिंग ऑफ वॉइस। अब वॉइस का गिरना उठना, दैट इज रिदम। ओके, तो जो रिदम होता है पोइट्री और प्रोज में, जो स्ट्रेस अनस्ट्रेस वर्ड्स में कहीं स्ट्रेस है, स्ट्रेस देके बोल रहे हैं, दैट इज, तो ये होता है कैडेंस। नेक्स्ट वन इज अ सेट ऑफ राइटिंग एक्सेप्टेड एज जेन्युइन वर्क ऑफ अ पर्टिकुलर ऑथर इज नोन एज। तो आंसर इज कैनन। ओके, इसमें कैनन क्या है, एक राइटिंग का सेट है, जेन्युइन वर्क है पर्टिकुलर ऑथर का। तो ऑथर ने जनरली जो है ना एक्सेप्ट किया गया है, कैनन उसे हम कहते हैं। तो ऐसा सेट ऑफ राइटिंग एक्सेप्टेड एज जेन्युइन वर्क ऑफ पर्टिकुलर ऑथर, किसी भी ऑथर का जेन्युइन वर्क उसको एक्सेप्ट भी किया जा चुका है। अ सॉन्ग सॉन्ग एट द बिरल और इन कमेमोरेशंस ऑफ द डेथ इज नोन एज डर्ज। डर्ज या एलेजी जिसको कहते हैं ना, शोक गीत, तो ये डर्ज वो गीत है जो बिरल पे गाए जाते हैं जब अंतिम संस्कार चल रहा होता है उस समय। ठीक है, डर्ज कहते हैं उससे। नेक्स्ट, इंटेंडेड टू टीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटेंडेड टू टीच, टीच करने के लिए उत्सुक होना, इंटेंड उत्सुक। हैविंग द मैनर एंड पर्पस ऑफ अ टीचर इज नोन एज डायडेक्टिक। एक जिसके अंदर टीचर वाले मैनर और पर्पस टाइप हो उसको डायडेक्टिक कहते हैं। ओके, शिक्षाप्रद, शिक्षात्मक, ऐसा कुछ वर्ड, तो डायडेक्टिक है ये जो टीचिंग करने के लिए उत्सुक है। हम जैसे कि द ड्रॉपिंग आउट ऑफ लीविंग ऑफ अ वॉबल और सिलेबल इन प्रोनाउंसिएशन व्हाइल स्पीकिंग इज नोन एज। ठीक है, ड्रॉपिंग आउट छूट गया है, लीव हो गया है, कोई वॉबल, कोई सिलेबल प्रोनाउंसिएशन के दौरान, उच्चारण के समय, वाइल स्पीकिंग बोलते समय, उच्चारण के समय ये कोई ड्रॉप हो गया है, सो इसको हम क्या कहते हैं। सो द आंसर इज ऑप्शन ए, एलिजन। एलिजन मीन्स कोई, ये एक लैटिन वर्ड है एलिजन, क्योंकि देखिए लिटरेचर वहीं से शुरू हुआ, ग्रीक, लैटिन, रोमन, देन इंग्लिश। तो वो कुछ वर्ड ना लैटिन और ग्रीक के एज इट इज़ लिटरेचर में यूज़ किए जाते हैं, ये टर्म्स होती हैं। तो एलिजन होता है कोई वर्ड छूट गया सिलेबल ऐसा स्पीकिंग के दौरान, उसको एलिजन कहते हैं, ये एलिजन है। बाद में अगर वो शब्द पता चलता है तो इसको, इसका मीनिंग होता है, लैटिन भाषा का शब्द है स्ट्राइक आउट। ओके, बाहर चला गया, बाहर चले जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओमिशन इन अ सेंटेंस ऑफ वन और मोर वर्ड्स विच वुड बी। ओमिशंस मीन्स होता है छूट जाना। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स होता है ना, ओमिशन है ही नहीं, मतलब उस वर्ड, वो वर्ड ही नहीं है, होना चाहिए था एक सेंटेंस में। ओमिशन इन अ सेंटेंस ऑफ वन और मोर वर्ड्स विच वुड बी नीडेड टू एक्सप्रेस द सेंस कम्प्लीटली इज नोन एज। और फिर उसको चाहिए ओमिशन, वो वर्ड को कहते क्या है, एक सेंटेंस है जिसमें कि वो एक वर्ड है ही नहीं, गलत भी नहीं है कि अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है कि इसमें से गलत शब्द ढूंढो, तो गलत तो नहीं है, वो ओमिट ही कर दिया, है ही नहीं, तो उसको ज़रूरत भी है उसकी, विच वुड नीडेड टू एक्सप्रेस द सेंस कम्प्लीटली। और उसको अगर वो वर्ड नहीं है तो उसको कंप्लीट सेंस भी नहीं जा रहा है सेंटेंस का, तो ज़रूरत है उसको एक्सप्रेस द सेंस कम्प्लीटली। कहते क्या है उसे, आंसर इज एलिप्सिस। ओके, एलिप्सिस।
और ओमिशन एक 10th हमारे जो 9 क्लास 10 का जो ग्रामर सेक्शन में एक तरह का ये इसकी एक्सरसाइजेस भी आती हैं ग्रामर में ओमिशन की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिमूवल ऑफ एरर्स फ्रॉम द टेक्स्ट ऑफ अ बुक इज नोन एज। अब किसी बुक में से एरर को हटाना, रिमूव करना, उसको कहते हैं इमेंडेशन। करेक्शन करना, इमेंडेशन। ओके, कि इस बुक में इमेंडेशन हो चुका है, मीन्स इसमें जो भी एरर्स थे वो हटा दिए गए हैं, तो करेक्शन मीन्स इमेंडेशन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अ लिटरेरी टाइप सच एज एपिक, लिरिक, ट्रेजेडी, कॉमेडी जेनर कहलाते हैं। मैं तो कहती हूँ हर जब चैप्टर पढ़ाते हैं हम लोग, लेसन पढ़ते हैं, तो इसका जेनर क्या है, लिरिक है, एपिक है, तो ये जेनर कहलाते हैं लिटरेरी टाइप। An explanatory note or citation set at the foot of a page or table is known as। तो किसी पेज पर जो एक एक्सप्लेन करने के लिए कोई नोट नीचे की तरफ लिखा होता है, बच्चों की चैप्टर्स है, एक स्पेलिंग है तो वो स्पेलिंग नीचे लिखी होती है, फिर उसके मीनिंग्स लिखे होते हैं, दैट इज़ एक्सप्लेनेटरी नोट। अच्छा, तो फुट यानी कि नीचे की तरफ लिखे हैं, ठीक है, किसी पेज पे, किसी टेबल पे, तो उसे फुट नोट कहते हैं। That is number 3, footnote. Next one is introductory remarks to a book especially written by a person other than the author of the book in which it appears is। देखिए, एक बुक है, उसमें शुरुआत में एक फोरवर्ड्स लिखा जाता है, इसका आंसर है फोरवर्ड। फोरवर्ड वो होता है ऑथर नहीं लिखता है उस किताब के बारे में, कोई और कुछ आगे लिख रहा है, प्रस्तावना कहते हैं, तो भूमिका। ओके, फॉरवर्ड उसको कहते हैं। इसमें याद रखना है कि रिटन बाय अ पर्सन, ओके, अदर देन द ऑथर, ऑथर नहीं है वो, ये भी ध्यान रखना है। अ काइंड ऑफ वर्ड्स विदाउट ऑब्जर्विंग द स्ट्रिक्ट लॉ ऑफ फॉर्म इज नोन एज। एक ऐसी वर्ड्स जो ज़्यादा लॉज को इस ऑब्जर्व नहीं करती है, फ्री वर्ड्स होती है, जिसमें रिदम राइमिंग्स का नहीं होता, ऐसे वर्ड्स, ऐसी पोइट्री। स्वीटनेस ऑफ साउंड और वॉइस, प्लीजिंग साउंड, हारमोनी इज नोन एज यूफनी। यूफनी मीन्स होता है जो कानों को सुनने में अच्छा लगे, तो वही तो पूछ रहे हैं, स्वीटनेस ऑफ साउंड, वॉइस, प्लीजिंग हो जो। टू एक्सप्लेन और इंटरप्रेट अ हॉली स्क्रिप्चर और अ क्लासिफिकेशन ऑफ द डिफिकल्ट टेक्स्ट इज what is called? Answer is exegesis। ये है वर्ड, ऑप्शन वन इज करेक्ट आंसर। तो क्या है, एक्सप्लेन कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं अ हॉली स्क्रिप्चर, स्क्रिप्चर कह लो या एक जो लिखा गया है कुछ भी, नॉवल, ड्रामा, तो पूरा का पूरा उसको एक्सप्लेन करना और उसको क्लासिफाइड कर देना कि ये अच्छा है, बुरा है, ठीक है, तो उसको कहते हैं एक्सजेसिस। अब आप सोचेंगे क्रिटिसिज्म भी ऐसे ही है, तो इसका मीनिंग भी वही है। एक्सजेसिस का मतलब होता है वो टीका टिप्पणी जो करते हैं, वही वर्ड है ये एक्सजेसिस। तो ये शब्द तो बहुत अच्छे हैं, इनको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज डैश इज़ यूज टू मेक अ डायरेक्ट एड्रेस टू द ऑब्जेक्ट। तो किसी ऑब्जेक्ट को, यहाँ ऑब्जेक्ट का ध्यान रखना है ना, किसी ऑब्जेक्ट को एड्रेस कर रहे हैं पोएट अपनी पोयम में, उसको कहते हैं एपोस्ट्रॉफी। ये फिगर ऑफ स्पीच होती है एपोस्ट्रॉफी। द वन विच इज़ रिलेटेड टू वर्ड्स, और वी कैन से इट इज़ अ रूल ऑफ वर्सिफिकेशन, सो द आंसर इज मीटर। ठीक है, रूल है, वर्सिफिकेशन का रूल होता है मीटर, किस मीटर में लिखा गया है स्टैंजा उसकी पोइट्री का। ओके, नेक्स्ट इज डैश इज रिटन इन एनी ग्रुपिंग ऑफ लाइन्स इन अ सेपरेट यूनिट इज अ पोएम। स्टैंजा है ये, वैसे हम सोचेंगे ये क्या पूछ रहे हैं, इतना डिफिकल्ट है, रेटोरिक तो नहीं है क्या ये, ट्रिपलेट। स्टैंजा है, एक पोयम है एक पोयम में जैसे 4 लाइन का स्टैंजा हो गया, फिर ये पोयम चलती है ना हमारे ऐसे, तो ये एक यूनिट हो गई ना पोयम में, एक सेपरेट यूनिट, यही तो लिखा है सेपरेट यूनिट। एक पोयम के ग्रुप्स ऑफ लाइन है तो लाइन का ग्रुप भी है, ऐसे मीनिंग बिल्कुल वर्ड टू वर्ड समझेंगे, आंसर हम तुरंत लगा लेंगे, इंग्लिश है तो क्या हुआ। द वन सिंगल वर्ड विच शोज इट्स ग्रामेटिकल रिलेशन टू 2 और 3 वर्ड्स। एक ऐसा वर्ड जो अपना ग्रामेटिकल रिलेशन 2 या 3 शब्दों से उसका होता है, ठीक है, एक सिंगल वर्ड्स का, तो उसको ज़ेगमा कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा ज़ेगमा क्या होता है। ठीक है, वन सिंगल वर्ड है और ग्रामेटिकली भी 2 चीज़ों को उसको लेके चल रहा है। ज़ेगमा फिगर ऑफ स्पीच के तहत आता है, लिटरेरी टर्म है। तो देखिए, ही फॉर्मली हेल्ड हिज टंग एंड हर हैंड। ठीक है, तो फर्मली हेल्ड, जैसे ये ग्रामेटिकल है, हेल्ड किया उस टंग और हैंड दोनों को। ये वाला देखिए, इससे समझेंगे, ऑन अवर फर्स्ट डेट आई हेल्ड माई ब्रेथ एंड द कार डोर फॉर हर। तो समझ सकते हैं 2 चीज़ें चल रही हैं और एक ग्रामेटिकल वर्ड उसको लेके आगे बढ़ रहा है, दैट इज ज़ेगमा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आइडेंटिफाई द इंस्टेंस ए वीमेन किल्ड विद काइंडनेस। पैराडॉक्स है ये। पैराडॉक्स मीन्स होता है जिसमें ऑपोजिट चले, दो आइडियाज ऑपोजिट्स हो। तो एक इंस्टेंस है, ये इंस्टेंस मीन्स होता है उदाहरण। तो इस उदाहरण को पहचानो, आइडेंटिफाई द इंस्टेंस। और वो उदाहरण है क्या? अ वीमेन किल्ड विद काइंडनेस, काइंडनेस से मारी गई वो। तो ये अलग है ना, अपोजिट टाइप है। मारा जाएगा क्रुएलिटी से, बढ़िया काइंडनेस बोल रहे हैं, पैराडॉक्स हो जाएगा इसमें। द फोर मेन नरेटिव जैनर्स ऑफ लिटरेचर्स आर कॉमेडी, रोमांस, ट्रेजेडी एंड आयरनी। जी हाँ स्टूडेंट्स, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस, क्योंकि नरेटिव जैनर की बात चलती है ना, तो हम लोग कहते हैं प्रोज, पोइट्री, फिक्शन, ड्रामा। यही फोर जैनर हैं लिटरेचर के मेन, प्रोज, पोइट्री, फिक्शन, ड्रामा। लेकिन ये जो है ना नरेटिव जैनर्स बता दिए गए हैं और इनका बहुत अच्छा कनेक्शन है। तो ये जो फोर नरेटिव जैनर हैं ये नॉर्थ ऑफ फ्राई के अकॉर्डिंग है। ठीक है, नॉर्थ ऑफ फ्राई है, इन्होंने इसको डिस्क्राइब किया, क्लासीफाइड किया कि देयर आर फोर मेन नरेटिव जैनर एसोसिएटेड विद द सीजनल साइकिल। ठीक है, सीजन्स जो होते हैं ना, सीजन के साइकिल चलते हैं, स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर। ठीक है, तो वो उससे ये कनेक्टेड है। ठीक है, नंबर 1 पे हमारा स्प्रिंग आएगा, स्प्रिंग। नंबर 2 पे आ जाएगा हमारा समर, एंड नंबर 3 पे ऑटम, एंड नंबर 4 पे आएगा विंटर। तो देखिए स्प्रिंग यानी कि कॉमेडी, यहाँ पे नंबर 1 पे कॉमेडी लिखा है। देन समर यानी कि रोमांस, ओके। नंबर 3 ऑटम यानी कि ट्रेजेडी, एंड नंबर 4 हमारा जो विंटर है, विंटर मीन्स आयरनी। अब इसको कनेक्ट किया है इन्होंने नॉर्थ ऑफ फ्राई ने कि फोर मेन नरेटिव जैनर हैं जो एसोसिएट है सीजनल से, सीजनल साइकिल है जो है स्प्रिंग का। तो वैसे भी अगर हम समझें स्प्रिंग यानी कि जब फूल खिलते हैं बड़ा अच्छा अच्छा लगता है, कॉमेडी मतलब ओके खुश है। देन समर, तो समर में चले जाएंगे तो यहाँ रोमांस आ रहा है, ओके। ट्रेजेडी ऑटम है, ऑटम में क्या होता है पत्ते झड़ जाते हैं, पूरा सूना हो जाता है, तो वो ट्रेजेडी हो गई, दुख हो गया। एंड देन विंटर में इन्होंने आयरनी ले लिया, ठीक है, सटायर। तो ऐसे इन्होंने बताया है। तो आप ये ना कहें कि प्रोज, पोएट्री, फिक्शन, ड्रामा जो फोर लिटरेचर टाइप है, ओके, बट ये किसी के द्वारा डिस्क्राइब किए गए हैं, नॉर्थ ऑफ फ्राई के द्वारा, द फोर मेन नरेटिव जैनर्स। तो इन्होंने एक हमसे पूछा है आयरनी। अगर ये नंबर 1 मिस कर दें और बाकी 3 लिख दें तो आपको ये 4 ही याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ म्यूजिकल फार्स पॉपुलर इन द 18th और 19th सेंचुरी इंग्लैंड इज बर्बेटा। बस इसको ऐसे याद कर लो, फार्स एक तरह का होता है, एपिक वो है, ये पोइट्री का टाइप है, तो जो कि पॉपुलर था 18th 19th में। तो बर्बेटा इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम एग्जाम्पल से ही समझाएंगे। अ सेक्रेड कैरेक्टर, अ फिगर और अ ट्री, एन एनिमल स्टैंडिंग फॉर अ वर्ड और साउंड, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अ वे ऑफ राइटिंग ऑफ एन एंशिएंट इजिप्टियन मॉन्यूमेंट। ये कह रहे हैं इजिप्टियन जो मिस्र के मॉन्यूमेंट हैं, ठीक है, वहाँ पर क्या करते हैं, कोई सेक्रेट, सेक्रेट माने पवित्र, कोई ऐसा कैरेक्टर ले लिया, कोई फिगर, जैसे कोई बर्ड है, ट्री है, और उस सिंबल को, ठीक है, कोई भी है, ट्री, एनिमल, वो जो सिंबल है वो किसी वर्ड और किसी साउंड के लिए स्टैंड करता है। कि ट्री का मीनिंग होगा लाइक प्रकृति, ऐसे। तो अब तो उसको कहते क्या है, इस पूरी चीज़ को कहते क्या है, ये बोला है इन्होंने, ओके। आंसर इज होलोग्राफी। होलोग्राफी आंसर इज हीरियोग्लिफ, इसको कहते हैं हीरियोग्लिफ, होलोग्राफ नहीं कहते हैं, सॉरी। नंबर 1 हीरियोग्लिफ इज द करेक्ट आंसर। अब इसका एग्जांपल हम देखते हैं कि क्या है। जो हमारे जो सभ्यता जो हम लोग पढ़ते हैं, बस मोहनजोदड़ो की, और ये जो है ठीक है सभ्यता, जो हमारी प्राचीन सभ्यताएं हैं, उसमें भी तो ऐसी है ना, जो वो एक लिपि होती है जो आज तक पढ़ी नहीं गई है, ठीक है, वैसा ही कुछ है ये। चलो इसको एग्जाम्पल देखते हैं हम। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ हीरियोग्लिफ। हीरियोग्लिफ देखिए, इसमें क्या है ना, एनिमल, बर्ड, कुछ भी चिन्ह ऐसे बने हैं जिसका कुछ मीनिंग है, जिसका कुछ शब्द मीनिंग है। तो आप इसमें देख सकते हैं, जैसे ये बर्ड है, ये क्या है, स्नेक, एंड सो मैनी थिंग्स, ये ओके, ये एनिमल, ऐसे, ये आइज़, बॉडी पार्ट्स को भी ले लिया, ओके। तो ऐसे ही इसको हीरियोग्लिफ कहते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इच टू राइट यूज्ड इन द डेरोगेटरी सेंस इज नोन एज। एक लिखने के लिए इच होना ठीक है, यूज्ड इन डेरोगेटरी सेंस, अच्छे सेंस में जिसको यूज़ करते हैं। सो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 कोकोस सैरिबेंट,
ठीक है, ये है इसका आंसर। और इसका मतलब होता है एक अंदर से कुछ करने का इच्छा होना, एन अर्ज टू डू समथिंग, ठीक है, कुछ करने के लिए, इच टू राइट, तो यहाँ इच लिखने के लिए अगर इच्छा हो रही है, दैट इज कॉल्ड कोकोट सेरेबिंड। बिब्लियोलेट्री इज नोन एज अ वर्शिप ऑफ बुक्स, बुक्स की पूजा करना। बिब्लियोलेट्री, ये जो वर्ड है ना बिब्लियो, ये भी ग्रीक वर्ड है और इसका मीनिंग होता है वर्शिप ऑफ बुक्स। द इफेक्ट ऑफ लाइट एंड शेड, ये लाइट है, सॉरी फ्लाइट नहीं है, मिस प्रिंट हो गया है। द इफेक्ट ऑफ लाइट एंड शेड इन नेचर, द यूज ऑफ कंट्रास्ट इन म्यूजिक एंड लिटरेचर इज नोन एज, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, शेरोस्क्योर। शेरोस्क्योर जो होता है एक तरह का लाइट और शेड होना, अच्छा एक कम कंट्रास्ट होना, कम ज़्यादा का। म्यूजिक और लिटरेचर जो कंट्रास्ट है, इनमें कंपैरिजन चल रहा है, ठीक है, कंट्रास्ट है, उस वे में इनको देखना, यूज़ करना है म्यूजिक और लिटरेचर को, दैट इज शेरोस्क्योर। नेक्स्ट वर्ड इज पेन, स्टैंड फॉर, ग्रीक सॉन्ग ऑफ जॉय और विक्ट्री, ठीक है, कोई खुशियों वाला गीत है, ग्रीक सॉन्ग है अगर, तो उसको कहते हैं पेन। एज इट इज़ हमको इसको याद कर लेना इन वर्ड्स को। एन एम्बिगियस वर्ड और फ्रेजेस विथ टू मीनिंग वन यूजुअली एब्सर्ड और इंटेंटेड इज इनडिसेंट इज नोन एज। देखिए एम्बिगियस एक ऐसा वर्ड है जिसके दो मीनिंग है, एम्बिगियस मतलब टू, ओके, तो ऐसा वर्ड जिसके टू मीनिंग है, और या फिर कोई ऐसा फ्रेज जिसमें से एक तो चलो ठीक है, बट दूसरा जो उसका वन यूजली एब्सर्ड, जो अच्छे वे में यूज़ नहीं होता है और इंडिसेंट होता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, तुच्छ टाइप होता है, तो वह उसको कहते क्या हैं, ये पूछ रहे हैं यहाँ पे। इसका जो आंसर हो जाएगा डबल एंटेंडर। ओके, ये अलग वर्ड है लेकिन ये बहुत अच्छे हैं, एक तरह से एक अभद्र वर्ड यूज़ है ना, डबल मीनिंग जा रहा है, एंड डबल एंटेंडर, आंसर इज 2। अ डिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ अ पोएम, डिस्टिंग्विशेबल मीन्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, पोएम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ओके, दैट प्रोड्यूस पिक्चर्स इन वर्ड्स इज नोन एज, तो आपके सामने उस पार्ट्स को पढ़कर पिक्चर आंखों में आ जाए, हमारे सेंस अपील हो जाए, तो इमेजरी उसको कहते हैं, ईजी है वो, ठीक है, प्रोड्यूस पिक्चर इन वर्ड्स इज नोन एज। नेक्स्ट इज अ ग्लेयरिंग ब्लंडर, देखिए ब्लंडर मीन्स होता है, एक तो होता है वर्ड मिस्टेक, मिस्टेक हो गई, पर जो बहुत बड़ी मिस्टेक होती है उसको ब्लंडर कहते हैं, तो ग्लेयरिंग है वो, ग्लेयर माने चमक रहा है, एक ग्लेयरिंग ब्लंडर जो छुप नहीं सकता, ऐसा ब्लंडर हुआ है। इन द यूज ऑफ वर्ड्स, शब्दों में एक ऐसा कुछ ब्लंडर हो जाए, ग्लेयरिंग ब्लंडर, उसे कहते हैं होलर, ओके, क्लमजी मिस्टेक भी कहते हैं, और इससे क्या होता है, इवोक्स लाफ्टर, लाफ्टर इवोक होता है, एकदम हंसी उत्पन्न हो जाए लोगों की, दैट इज ग्लेयरिंग ब्लंडर, होलर, होलर इज द करेक्ट वर्ड फॉर दिस। एंड a document wholly in the handwriting of a person in whose name it appears is said to be holograph, ये इसका आंसर हो जाएगा होलोग्राफ। तो जो एक डॉक्यूमेंट्स है जो कि हैंड राइटिंग में लिखा गया है उस पर्सन की, उसको होलोग्राफ कहते हैं। द सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन स्पीच एंड राइटिंग इज नोन एज डिक्शन, तो जैसे कि डिक्शन वर्ड हम डिक्शनरी से भी एग्जांपल ले सकते हैं, डिक्शनरीज में कैसे शब्द होते हैं, ABCD पूरा हिसाब से अरेंजमेंट वाइज होते हैं ना, वो वैसे ही है कि सिलेक्शन करना, अरेंजमेंट शब्दों का करना स्पीच और राइटिंग में, शब्दों का सही इस्तेमाल, तो हम कहते हैं कि वाओ व्हाट अ डिक्शन, वही शब्द कहीं यूज़ हो रहे हैं, एक बहुत उस समय उसका इफेक्ट ज़्यादा हो गया, अच्छे से कोई वर्ड्स यूज़ कर लिए लेखन में, दैट इज़ डिक्शन, तो ये भी कहा जाता है ऐसे। आ लिटरेरी टाइप सच एज एपिक, लिरिक, ट्रेजेडी एंड कॉमेडी, तो ये जैनर है। ये क्वेश्चन हमारा रह रहा था, अनइंटेलिजिबल स्पीच, एक अनइंटेलिजिबल मतलब लगे कि कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है जो बोल रहा है, ठीक है, अनइंटेलिजेंट है, मीनिंगलेस साउंड है उसका, इनआर्टिकुलेट है, कोई सेंस नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, चैटर, बकवास टाइप, चैटर मीन्स होता है बड़बड़ाना, उसको क्या कहते हैं, गिब्रिश, ओके, ये गिब्रिश कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमारे टोटल 50 बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs रहे, एंड प्लीज़ इनको शेयर ज़रूर कीजिएगा जो भी स्टूडेंट्स हैं, और ये सभी के लिए सिमिलरली इम्पॉर्टेंट है सारे एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि ये लिटरेरी टर्म से हैं, लिटरेरी फॉर्म से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, जय हिंद।